वेलकम टू स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। साथियों, स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपीएन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। यहाँ पर हम आपको सीटेट परीक्षा में पूछे गए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी पहले प्रश्न से। चलिए पहला प्रश्न हमें क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक की भूमिका कैसी है। पहला था सत्यवादी होनी चाहिए। अगला मैंने बी पार्ट जो दिखा था अधिनायकी होनी चाहिए। सी पार्ट था अनुमति परक होनी चाहिए और डी पार्ट था सुविधा दाता होनी चाहिए। देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सुविधा दाता होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि वो अब शिक्षक जो है की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए, सुविधादाता होनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि वह बालक की कमियों को दूर करेगा और बच्चे के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ में शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाएगा, शिक्षा की रूपरेखा को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए शिक्षक की एनसीएफ के अकॉर्डिंग, सुविधा दाता होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सुविधा दाता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को, आगे था डैश, के योग्य बनाती है। पहला आंसर दिया था ए पार्ट कि निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। बी पार्ट था कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। या सी पार्ट था विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। या डी पार्ट था शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते। देखिएगा, मानव बुद्धि एवं विकास के संबंध शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। कैसे बनाती है, अतः मानव बुद्धि एवं विकास के आधार पर ही एक शिक्षक किसी छात्र की बौद्धिक स्तर का आकलन करता है। क्या करता है, बौद्धिक जो हमारा स्तर होता है उसका आकलन करता है। यानी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में क्या होनी चाहिए, उसको स्पष्टता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसको स्पष्टता होनी चाहिए। यानी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में शिक्षक को क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। यानी मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को क्या करती है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। ठीक है, इसलिए सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा, आगे था डैश, कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। क्या करते हैं, आंसर था पहला पार्ट कि अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं। बी पार्ट था कि अपनी उपेक्षा को कम करने। या सी पार्ट था कक्षा के साथ संबंध होने। या डी पार्ट था कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक कहता है राजेश जो है अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे आगे खालिस्तान गया के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। किस तरीके से वर्णित किया जाता है, देखिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है,
तथ्य आधारित शिक्षार्थी हैं, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी हैं, या आकलन आधारित शिक्षार्थी है। तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि भाई वो तो पहले से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, तो उसको आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की भी समझाने की, तो वो तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ये राजेश एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि ऐसे छात्र सामान्यतः स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर पुस्तकें भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते रहते हैं। अतः ऐसे छात्र को पढ़ते तथा किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही करते हैं। इसलिए पार्ट नंबर ए जो है आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है, यानी इसमें सबसे सत्य बात पूछी गई, कौन सा सत्य है? 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये सत्य है। या विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। या सी पार्ट था शिक्षार्थी के निश्चित तरीके से सीखते हैं। या डी पार्ट था खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जो होता है जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्थाओं से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। यानी जो निम्न अवस्था होती है उससे क्या करता है, उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। उच्च अवस्था की निम्न से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही साथ खेलने से बालक के क्या सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक भावना जो होती है, प्रतिस्पर्धात्मक भावना जो होती है वो उसका क्या होता है, इट मीन्स उसका विकास होता है। अतः खेलना मतलब डी पार्ट जो है, खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक क्षमता के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए सत्य है कौन सा, डी पार्ट की खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। ठीक है, ये 5वां प्रश्न था, आंसर हो गया डी पार्ट। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न ये कहता है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य की बात चल रही है। ठीक है, पहला है कि आनुवंशिकता तथा और वातावरण दोनों एक दूसरे के विकास में 50-50% के जो है योगदान देते हैं। ठीक है, ये समवयस्कों और पितृक यानी कि जिन्स जो कहते हैं, जिन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। चलिए, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। या डी पार्ट था सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी होती है। छठे प्रश्न की बात करें। देखिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका रहती है, क्योंकि बच्चे के विकास में बच्चे का आनुवंशिक गुण उसके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करता है, लेकिन समवयस्कों पैतृक के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी बी पार्ट जो है वो यहाँ राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, ये कहते हैं समवयस्कों पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ए बी सी बी और डी बी कहते हैं कौन सा सत्य है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ सत्य बात जो है वो बी पार्ट पर आती है। क्या आती है, बी पार्ट के। इसमें समवयस्कों और पैतृक जो हमारे पास में पितृक जो जीन्स का जो हमारे पास में योगदान होता है, सापेक्ष योगदान की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन जो आपको कराए जाने ये CTET में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे हम आपको फिलहाल अभी करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सामाजिकरण है। क्या है सामाजिकरण? देखिए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, या शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है। ठीक है, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है। देखिए, व्यक्ति क्या है, सामाजिकरण की से बात हो रही है यहाँ पर, तो व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ क्या अनुकूलन ही सामाजिकरण है। क्या है, व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही क्या है, अनुकूलन का डी पार्ट में, तो डी पार्ट क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया। यानी सामाजिकरण एक जिसके द्वारा हम संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। इसके माध्यम से मानव अपने समूह तथा समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, आदर्शों, सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। ठीक है, इसलिए सामाजिकरण का
वह प्रक्रिया है जिसके कारण मानव को सामाजिक संस्कृति या संसार से परिचय कराया जाता है। ठीक है, तो समाज के मानदंडों के साथ क्या होता है अनुकूलन ही क्या होता है, समाजीकरण कहा जाता है। तो इसका डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पीटी यानी खेल शिक्षक है, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र संरक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? निम्नलिखित में से कौन सी जो है युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना या शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर से के पीछे के तर्क को जो है स्पष्ट करना, या डी पार्ट है कि क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। ठीक है, शिक्षार्थी का अवलोकन करना। देखो एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अभ्यास जो है कराए, तथा बाद में उनका जो परीक्षण भी ले, उनका क्या करें, परीक्षण भी ले, क्या करें, अभ्यास करवाता है। अभ्यास करवाना, उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी न रह जाए। तो वह परीक्षण के से में पता चल जाएगा कि उसमें क्या सुधार आया है। ऐसा करने से वे अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेंगे। तो शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक जो है अभ्यास करवाना चाहिए। ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर नंबर ए जो है वो राइट आंसर 8वें क्वेश्चन का बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहते हैं एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में कि अनेक जो है दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। क्या कर सके, सराहना कर सके। हाँ, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की एक रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक शिक्षक की अनेक दृष्टिकोण से क्या कर सके, सराहना कर सके। वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। अनेक अवसर भी क्या करती है, उपलब्ध कराती है। हाँ, ठीक। अच्छा एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप से में मदद करना चाहती है कि वे स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध भी कराती है। वाइगोत्स्की के परिक्षेप के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अनेक अपने जो है तरीके से उस स्थिति के अनेक परिक्षेप विकसित करेंगे। देखिए काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं सीटेट के अंदर। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि मतलब बच्चे को काफ़ी समय लगता है क्वेश्चन को समझने में भी, इसलिए अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं थोड़े कम रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। कितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसको समझना, उसके तर्क को समझ के उसके आंसर को पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं, यानी काफ़ी बड़ा उसका सारांश लिखा होता है, बाद में छोटे छोटे आंसर होते हैं, उसमें से क्वेश्चन को निकालना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पर एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अपने दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती भी है। वाइगोत्स्की के परिक्षेप के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अपने अनेक जो है परिक्षेप विकसित करेंगे। तो ये तर्कसंगत होगा, आत्मसात हो गया, निर्माण कहा जाएगा या संक्रियाकरण कहा जाएगा। देखिएगा, वाइगोत्स्की के परिक्षेप के अनुसार जो वाइगोत्स्की ने कहा है उसके जो शिक्षार्थी हैं विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके उस स्थिति के अनेक परिक्षेप विकसित करेंगे अपने तरीके से। अच्छा, यह प्रक्रिया आत्मसातन के अंतर्गत भी आती है। इसके अनुसार जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने अनुभवों से उसे संबद्ध करता है।
या उसको परिमार्जित करता है। तो क्या मतलब होगा? आत्मसात करता है। क्या होता है? आत्मसात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात करना। क्या हो जाएगा? आत्मसात करना। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, सीडी पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। क्या होती है? डिस्फेजिया कहलाती है, या डिसप्रैक्सिया कहलाती है, या डिसकैलकुलिया कहलाती है, या डिसलैक्सिया कहलाती है। देखिए, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता को हम डिसप्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसप्रैक्सिया कहते हैं। ये गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता, उसको हम डिसप्रैक्सिया के नाम से जानते हैं। यह एक विकार है जिसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यही कारण है कि वे अपनी ओर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते। ठीक है, पकड़ नहीं पाते। जबकि जो डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया मतलब ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, इसमें भाषा का विकार होता है। किसका होता है? इसमें जो होता है भाषा का विकार होता है। किसमें? डिस्फेजिया के लिए भाषा का विकार। डिसकैलकुलिया जो होता है, डिसकैलकुलिया ये वाला, इसके अंदर क्या होता है? गणना का विकार होता है। गणना विकार, अगर बात करें गणना के बारे में विकार अगर है तो वो डिसकैलकुलिया में होगा। ठीक है, और अगर डिसलैक्सिया की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर पठन विकार होता है। पठन विकार अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? डिसलैक्सिया हो गया, इसको तो पठन विकार हो गया। ठीक है, तो डिस्प्रैक्सिया जो है गतिक कौशल के लिए आता है, डिस्फेजिया भाषा विकार में आता है, डिसकैलकुलिया गणना विकार में आता है, और डिसलैक्सिया जो है पठन विकार को कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? संदर्भगत हैं, ठीक है, अवयभूत हैं, सामाजिक हैं, या अनुभविक हैं। देखिए, स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र जो सिद्धांत है प्रस्तुत किया है, इसके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रकम्पित करता है, यही बुद्धि है। त्रितंत्र की बात करते हैं। त्रितंत्र में हमारे पास में क्या होता है? त्रितंत्र के 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, इसके क्या है? 3 सिद्धांत हमारे पास में हैं। त्रितंत्र के जो 3 सिद्धांत होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास में ये होता है कि जो हमारे पास में संदर्भात्मक उपसिद्धांत। क्या है? संदर्भात्मक उपसिद्धांत, ये पहला होता है। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में दूसरा ये होता है अनुभवजन्य उपसिद्धांत। ये दूसरा होता है। और तीसरा जो सिद्धांत था हमारे पास में, वो था हमारे पास में घटक उपसिद्धांत। ये तीसरा सिद्धांत था, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रितंत्र। ये यानी कि त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जाने गए थे। त्रितंत्र के 3 सिद्धांत थे: संदर्भात्मक उपसिद्धांत, अनुभवजन्य उपसिद्धांत और घटक उपसिद्धांत। तो इसमें हमारे पास में ये कहता है कि इसके अतिरिक्त जो है, के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पर कौन है भाई? संदर्भ भी आ गया, अवयभूत भी आ गया, अनुभविक भी आ गया। ठीक है, तो कौन रह गया हमारे पास में? सी पार्ट, सामाजिक के अतिरिक्त। सी पार्ट में सामाजिक अतिरिक्त बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टेनबर्ग के तीसरे सिद्धांत से संबोधित किया गया है नहीं, किसके? सामाजिक इसके अंदर नहीं आता है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, अच्छा चलिएगा, समझ में आ गया होगा आपके कि किस प्रकार से आंसर दिया गया, क्योंकि इसमें पूछा कि अतिरिक्त पूछा था। अतिरिक्त मतलब इसमें सामाजिक ही क्या है? अतिरिक्त के रूप में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? कहते हैं हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है डैश पर बल देता है।
डैश पर बल देता है। क्या देता है? देखो, शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। देखो, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। क्या देता है? विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसके अनुसार क्या है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। ठीक है, ये हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत यानी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर क्या देता है? बल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है? ये कहता है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए कि लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। देखिए पॉइंट आता है, 13वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। 13वें क्वेश्चन का मतलब कक्षा में एक शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए सदैव लड़के व लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। किसी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के या लड़कियों में किसी भी भूमिका का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बी पार्ट आपका सही आंसर बन जाता है। बी पार्ट इज योर राइट आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या, 14वां क्वेश्चन कहता है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए जी? क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, या व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। सीखने के योग्य या अयोग्य। देखो, विद्यालय को यह समझने के लिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। इट मीन्स ये डी पार्ट, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है, हमारा आंसर होगा। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ठीक है, आंसर था कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन कर ले, या बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने और उनके अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, या शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए, या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना चाहिए। देखिए, शिक्षार्थियों में जब हम बात करें 15वें क्वेश्चन की, कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर व सहयोग उपलब्ध करा सकता है। बाल केंद्रित पर आपका राइट आंसर बन जाता है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। क्या पर बल देता है? देखो, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर बल देता है, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करता है, या सीखने को किस प्रकार अवलौकिक रिकॉर्ड और सुधार किए इस पर बल देता है, सुधार किए जाएं इस पर बल देता है, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य हो इस पर बल देता है। देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली जो विकासात्मक प्रक्रिया होती है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक और छात्रों के सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। जब सतत और व्यापक मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले जैसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि छात्र की कठिनाई का समय समय पर निदान और उपचार हो सकेगा। इस प्रकार से छात्रों में आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार बल देगा कि भाई आप क्या करते हैं, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किए जाएं, इस पर बल देना चाहिए। तो इसका सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं विद्यालय आधारित आकलन क्या होगा, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है, या शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, या सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। सबसे पहली बात कि विद्यालय आधारित जो आकलन होगा, विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने के सभी शिक्षार्थियों की मदद करेगा, इसलिए डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। 18 क्वेश्चन क्या कहते हैं, सीखने की तत्परता। सीखने की क्या है, तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम ये बताता है, या शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर होना चाहिए। सी पार्ट कहते हैं कि सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या डी पार्ट कहते हैं सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। 18 क्वेश्चन की बात करें कि सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञान स्तर की ओर संकेत करती है। सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक जो स्तर होता है उसकी ओर संकेत करती है सीखने की तत्परता। सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चैनल आपका अपना है, स्टारडास्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए सीटेट में आप सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, आते भी हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, कुछ थॉट्स बेस्ड आते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े आते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है, उसके आंसर भी कुछ आपस में कोरिलेट करते हैं, उसमें विभिन्नता आपको देखनी है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसलिए सीडीपी में बहुत ही ध्यान से आंसर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। अब जैसे शारीरिक विकलांगता की बात आई है तो निम्नलिखित में उसके लिए क्या कहना उचित होगा। सबसे पहले पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, या पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी यानी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। एक शिक्षिका की बात कर रहा है, यानी एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक अगर विकलांग बच्चे हैं तो उस शिक्षिका को कक्षा में विकलांग बच्चों यानी छात्रों से उचित निर्देश देना उचित रहेगा कि खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग करें, ठीक है। तो डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। 20वां क्वेश्चन ये कहता है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, या कोई वैल्यू यानी चारों में से कोई एक होगा, जैसे सांस्कृतिक कारक हो सकता है, या सेरेब्रल डिसफंक्शन हो सकता है, संवेगात्मक विघ्न हो सकता है, व्यवहारगत विघ्न हो सकता है। देखिए 20वें क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिए अधिगम अक्षमता का अर्थ ऐसे बालकों से होता है जो प्राय अत्यधिक चिंतित या मूढ़ी स्वभाव के होते हैं। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपयुक्त सभी कारणों से सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपयुक्त सभी कारणों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। क्लियर, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है।
आगे कहता है 21वां क्वेश्चन कहता है एक समावेशी विद्यालय के बारे में बताया गया है कि एक समावेशी विद्यालय ये पाता है कि शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या शिक्षार्थी की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, या सी पाता है कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। देखिए, अगर हम समावेशी विद्यालय की बात करते हैं तो एक समावेशी विद्यालय किसी शिक्षार्थियों की क्षमताओं को नहीं देखता, किसी शिक्षार्थी की क्षमताओं को नहीं देखता, बल्कि विद्यालय में कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने अधिगम परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? बी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। कौन? समावेशी विद्यालय। अगर क्वेश्चन समावेशी विद्यालय से आएगा, आंसर ये बन जाएगा बी पार्ट आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन या एक्सीलरेशन का क्या अर्थ होगा? ए पार्ट था, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च या ग्रेड में प्रोन्नत कर दो, या आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन कर दीजिए, या शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, या सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ा देना। देखिए, बात प्रतिभाशाली बच्चों की हो रही है, तो प्रतिभाशाली बच्चों के संवर्धन का अर्थ है कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही तीव्र गति से शैक्षिक प्रक्रिया से गुजारना, विद्यालयों में जल्दी प्रवेश दिलाकर या तीव्र गति से विद्यालय शिक्षा समाप्त करके बालकों की प्रतिभा का विकास किया जा सकता है। ऐसे विद्यालयों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले स्तर पर प्रोन्नत कर उन्हें शैक्षिक गति को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है। तो ए पार्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले या उच्च ग्रेड में उसको प्रोन्नत करना एक्सेलरेशन कहला जाएगा। किसके लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो है क्या बताता है कि अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। यह जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बारे में कक्ष आयु के अनुसार अधिक क्या हो गया है? समजातीय हो गया है। आयु के अनुसार अधिक क्या हो गया है? समजातीय है। ठीक है, तो सी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक इरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, या जॉन डीवी। देखिए, अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे पहले नाम किसका आता है? जॉन डीवी का आता है। तो जॉन डीवी आपका राइट आंसर बन जाएगा। जॉन डीवी द्वारा जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया था। क्लियर हो गया? साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या करता है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? कहता है पहला पार्ट, अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखिए। अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, या दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, या 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। बात 25वें क्वेश्चन की चल रही है कि प्रतिभाशाली
जो छात्र में दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक जो लिखना है, यानी कि बी पार्ट की बात करें, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना सर्वाधिक उपयुक्त कहा जाएगा, क्योंकि उनमें जो है मौलिक चिंतन, सृजनात्मकता आदि गुणों का क्या होता है, संयोजन होता है। इसलिए बी पार्ट आपका सही आंसर हो जाता है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता। देखो, शारीरिक गतिक बुद्धि से तात्पर्य शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता से होता है। शारीरिक गतिक बुद्धि से तात्पर्य होता है वो ये होता है कि शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता से होता है। इसलिए इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था क्या हो सकती है? शल्य चिकित्सक हो सकती है। क्या हो सकती है? शल्य चिकित्सक हो सकती है। तो आंसर ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन कहता है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला पार्ट था कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं करना या अपेक्षाएं रखने, या इट मीन्स अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, या विद्यार्थियों में किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, या विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। बात जैसे की जा रही है कि इट मीन्स एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को क्या करना चाहिए? संवर्धित और संपोषित करना चाहिए। इट मीन्स ए पार्ट हमारा सही आंसर हो जाता है, विद्यार्थियों में वास्तविक अपेक्षाएं रखना। यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्लियर हुआ? 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है, या स्थानिक बुद्धि कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है, या स्थानिक बुद्धि कहलाती है? ठीक है, देखिए मनोवैज्ञानिक बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है वो किस कहलाती है? वो कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। क्लियर हुआ? ये 28वें क्वेश्चन का आंसर बन गया, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें। ठीक है, आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल, राष्ट्र हित में अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यहाँ कोई आपको फीस नहीं देना, कोई कोर्स नहीं खरीदना, सिर्फ आपको दी गई वीडियो में क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं उनको आपको लगाना है, उनको आपको समझना है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है, यहाँ कोई आपको कोर्स नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा और आपने उसको पढ़ के आने वाले एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण।
देखिए क्वेश्चन में कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल भी को प्रभावित नहीं करता तो उसका मतलब वो शून्य है बिल्कुल। उस अधिगम यानी उस अधिगम का उसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। ए पार्ट सही हो जाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर? 29 क्वेश्चन का आंसर हो गया अधिगम का शून्य स्थानांतरण। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं ये सभी के सभी पिछले सालों में पूछे गए सीटेट से आए हुए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन, जिसमें लास्ट क्वेश्चन आपका 30वां क्वेश्चन ये है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला था मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा था औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा था संवेदी परक चरण या डी पार्ट था पूर्व संक्रियात्मक चरण। देखिएगा संवेदी जो प्रेरक की बात करते हैं, संवेदी प्रेरक की अगर बात करें इन सी पार्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए सी पार्ट आंसर हो जाएगा संवेदी परक चरण जो होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो वो होता है संवेदी प्रेरक चरण। तो संवेदी प्रेरक चरण में शिशु जो होता है वो ऐसा है जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाता है। वे आवाज़ और प्रकाश की जो प्रतिक्रिया करते रहते हैं, रुचिकर जो कार्यों को करने की कोशिश करते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसी वस्तु के बारे में भी कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है वो होता है संवेदी परक चरण। आंसर हो गया सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो हमने पिछले सालों में पूछे गए सीटेट के बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रदर्शित किए थे, बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए थे 30 क्वेश्चन। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और आपका अपना चैनल है राष्ट्रहित में, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा दोस्तों में बहनों भाइयों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों में बहुत ही अच्छे और बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।